हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं और पृष्ठ रसायन पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने कई सारे बिंदुओं टॉपिकों को पढ़ लिया है। कल हम लोगों ने कोलाइडी विलयन की विशेषताएं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ब्राउनी गति ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी कोलाइडी विलयन से ही रिलेटेड है, कोलाइडी विलयन से ही संबंधित है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह है कोलाइडी विलयन का निर्माण। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन का निर्माण। आखिर कोलाइडी विलयन बनता कैसे है, प्रिपेयर कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है, आज हम लोग ये जानेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पुराना अपना एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक, हिंदी में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। वहाँ हमने आपको बताया था कि जो द्रव स्नेही होता है वह आसानी से बन जाता है, गर्म करने पर, किसी के साथ मिला देने पर। जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है वो तीव्रता के साथ आसानी से बन जाता है। लेकिन जो द्रव विरोधी होता है, जिसको हम लोग लायोफोबिक कहते हैं, वह आसानी से नहीं बनता। उसके लिए हमको एक फिक्स्ड टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा, दाब यानी प्रेशर देना पड़ेगा, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब लायोफिलिक द्रव स्नेही आसानी से बन जाता है और द्रव विरोधी को बनाने के लिए हमें कई सारे कंडीशंस लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं द्रव विरोधी बनता है। और बनने के बाद भी जो द्रव विरोधी होता है वह अस्थायी होता है, अस्तित्व में एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता। मतलब बनाए लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम लोग मुख्यतः कोलाइडी विलयन बनाने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोलाइडी विलयन बनाने के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव विरोधी लायोफोबिक कोलाइडी विलयन के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कोलाइडी विलयन का निर्माण पढ़ेंगे और केवल कौन से कोलाइडी विलयन को निर्मित करना सीखेंगे? लायोफोबिक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, क्योंकि द्रव स्नेही आसानी से बन जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को बनाने के मुख्यतः दो तरीके होते हैं। एक होता है रासायनिक विधि और एक होता है यांत्रिक विधि। रासायनिक विधि यानी कि केमिकल मेथड और एक होता है मैकेनिकल मेथड। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह रासायनिक विधि आपके पिछले 12 वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं में नहीं पूछी गई, इसके बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं है। लेकिन यांत्रिक विधि आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा गया है। लेकिन हम लोग दोनों पढ़ेंगे कि रासायनिक विधि क्या होती है और यांत्रिक विधि क्या होती है। तो रासायनिक विधि हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। तो रासायनिक विधि से नाम में ही स्पष्ट है, केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। रसायन विज्ञान की प्रक्रिया द्वारा यदि कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाए तो उस विधि को रासायनिक विधि कहेंगे। फिर से समझिए, when we prepared colloidal solution with the help of chemical process, कोलाइडी विलयन का निर्माण जब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तो ऐसी विधियों को रासायनिक विधि, केमिकल मेथड कहते हैं। अब ये जो रासायनिक प्रक्रिया है इसको जानिए। केमिस्ट्री में कई सारी फिक्स्ड रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसे ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीडेशन, क्लास 11th में पढ़े होंगे, अपचयन, रिडक्शन, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस करना। क्लियर है? जल के द्वारा तोड़ना इसमें होता है। अपघटन में विद्युत धारा के द्वारा तोड़ा जा सकता है या किसी अन्य मेथड के द्वारा तोड़ा जा सकता है। ब्रेक करना ही होता है उसमें भी। अपघटन को जो है आपका विद्युत धारा द्वारा अगर अपघटन कराया जा रहा है तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये सब छोटे क्लासों में आपने इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी। तो यदि केमिस्ट्री के किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा
कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाए तो उसे रासायनिक विधि कहेंगे। हमने आपको नोट्स में कई रासायनिक विधियों के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से कोलाइडी विलयन किस रासायनिक विधि द्वारा बनाए गए हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो अधिकतर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 1 मार्क MCQ में आपके कंपटीशन में अधिक से अधिक जगहों पर यह पूछे जा सकते हैं। तो पहला तरीका है रासायनिक विधि, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के किसी मेथड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है यांत्रिक विधि। नाम से ही स्पष्ट है, यांत्रिक मतलब यंत्र द्वारा, मैकेनिकल मतलब मशीन के हेल्प से। यदि कोलाइडी विलयन का निर्माण मशीन के द्वारा किया जाए, कोई यंत्र लगा के किया जाए, तो ऐसी विधि को मैकेनिकल मेथड्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब इसमें एक खास बात है कि जब मशीन का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम मेथड यही यूज करते हैं, रासायनिक ही यूज करते हैं, लेकिन वो हम नहीं यूज करते, वो हमारी मशीन यूज करती है। तो इस कारण इसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। फिर से समझिए, बनाने के दो विधि, रासायनिक विधि जिसमें रसायन प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इन सब का प्रयोग किया जाए, और दूसरी है मैकेनिकल जिसमें मशीन का प्रयोग किया जाए। लेकिन मशीन भी हवा में काम नहीं करेगी, उसका भी अपना एक थ्योरी है, एक सिद्धांत, और वह सिद्धांत केमिस्ट्री पर ही रिलेटेड होगा, बेस्ड होगा। बात क्लियर है? तो कोलाइडी विलयन को बनाने के दो विधि अभी हमने आपको बताया। पहला रासायनिक केमिस्ट्री के किसी मेथड का प्रयोग द्वारा बनाया जाए, और दूसरा है यांत्रिक मैकेनिकल, जब किसी यंत्र द्वारा बनाया जाए। तो मेनली हमने अभी आपको कहा कि हमको इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो यांत्रिक विधि के अंदर भी कई सारे पार्ट हैं। यांत्रिक विधि का पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। भाई कोलाइडी विलयन को यंत्र द्वारा बनाया जाएगा तो कुछ एम लेकर के बनाया जाएगा, कुछ लक्ष्य लेकर के बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यह मार्कर ले रहे हैं, और इस मार्कर का कोलाइडी विलयन यदि हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे? हमारे दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए कि भैया देखिए मार्कर का साइज बड़ा है, हम कुछ ऐसा करें कि मार्कर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, और टुकड़ों का आकार कितने बीच का हो? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। यदि टुकड़े का आकार इतने बीच का हो जाए, तब जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मार्कर का कोलाइडी विलयन। ध्यान दीजिए, हमारा एम क्या होगा कि हम किसी भी ब्रह्मांड के कण को, यूनिवर्स के किसी भी पार्टिकल को ऐसा तोड़ेंगे कि उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाना चाहिए। यदि आकार इसके बीच में हो जाता है तो आप जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनेशन में यही है कि जिस पार्टिकल का आकार ये है उसका सॉल्यूशन ही क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि मार्कर को तोड़े और उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि उसका विलयन कोलाइडल विलयन कहलाएगा। बात क्लियर है? मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए? जब किसी यंत्र द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है तो यंत्र भी क्या करता है कि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको कोलाइडी रेंज में लेकर के आता है। और कोलाइडी रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच वाले रेंज में लाता है, और तब जाकर के जो सोल्यूशन फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। और इस कोलाइडल रेंज में लाने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसमें क्रशर का, ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर हो जाए, ठीक। या अन्य मेथड है, जिसमें एक मेथड आपके कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में है, ब्रिज आर्क मेथड। हिंदी में भी उसे ब्रिज आर्क सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? एक मेथड का नाम है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। तो हमको मेनली यही दो मेथड्स के बारे में जानना है। तो आज का जो अभी हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है, एक बार फिर से पूरे टॉपिक को दिमाग में रिवाइव करेंगे कि सबसे पहले कोलाइडल विलयन का निर्माण करना हम लोग सीख रहे हैं। कोलाइडल विलयन में केवल और केवल लायोफोबिक द्रव विरोधी का निर्माण।
निर्माण दो तरीकों से, रासायनिक और यांत्रिक। रासायन प्रक्रिया द्वारा यदि बनता है तो रासायनिक, और यंत्र की मदद से बनता है तो यांत्रिक। मशीन की मदद से बनता है तो मैकेनिकल, और केमिकल प्रोसेस से बनता है तो केमिकल। मशीन से बनने में के पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हमको किसी भी पार्टिकल को इस रेंज में लाना है, क्योंकि यही कोलाइडल रेंज है। किसी भी कण को हमको इस आकार में लाना है, और अगर ले आए तो उसका कोलाइडल विलयन हम बनाएंगे। तो यांत्रिक विधियों में दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है ब्रिज आर्क मेथड। ब्रिज आर्क विधि, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज आर्क मेथड। अधिकतर पेपर में यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उठा करके देख लीजिए। पिछले 5 सालों में 3 बार कम से कम बोर्ड परीक्षा में आए। ब्रिज आर्क विधि, ब्रिज आर्क मेथड क्या होता है? अब देखिए इसमें करते क्या है, हम आपको एक सिद्धांत आपने क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा। यह डायग्राम एक विलयन होता था। विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते थे, और इलेक्ट्रोड बैटरी के द्वारा जुड़े होते थे। और जब हम लोग इस सिस्टम में विद्युत धारा को भेजते थे, इलेक्ट्रिक करंट को भेजते थे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते थे। छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको, क्लास 10th में भी कोर्स में था। एक रॉड आपकी कैथोड होती थी, एक रॉड आपकी एनोड होती थी। इस मेथड में भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम बनाना है। इसमें भी ऐसे ही 2 रॉड होंगी, बैटरी होगी, लेकिन उस रॉड को सीधा नहीं रखेंगे। उस रॉड को इस विधि में कैसे रखेंगे? तिरछा रखेंगे, टेढ़ा। बैटरी के द्वारा इसमें करंट को हम लोग प्रवाहित कराएंगे, और विलयन को पूरे बर्तन में नहीं भरेंगे, बर्तन के केवल इतने हिस्से में भरेंगे। बाकी सारे हिस्से में हम लोग क्या करेंगे? बर्फ भरेंगे। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब है विलयन केवल इतने हिस्से में, इलेक्ट्रोड अभी भी वही है, बैटरी अभी भी वही है, विलयन बीच में है, और उसके चारों ओर हमने एक नई चीज लगाई है, वह है बर्फ। ब्रिज आर्क विधि का यह डायग्राम है। पहले तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन, आइस, बैटरी, और विद्युत अपघटन का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रिज आर्क मेथड में हम लोग जिस चीज का हमको विलयन बनाना है, अगर हमको मान लीजिए प्लेटिनम का विलयन बनाना है, तो हम जो रॉड है वो प्लेटिनम की लेंगे। किसकी लेंगे? प्लेटिनम की लेंगे। उसको बैटरी से जोड़ देंगे, रॉड को तिरछा लगाएंगे। तिरछा लगाने के पीछे लॉजिक है, अभी हम बताएंगे आपको। और इस विलयन के चारों ओर बर्फ लगाएंगे। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, एक तोड़ना और दूसरा कंडेंसेशन, संघनन। संघनन का मतलब होता है जम जाना, इकट्ठा हो जाना। हम क्या करेंगे? प्लेटिनम में जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो होगा, और करंट यहाँ से उतर के विलयन में जाएगा, और विलयन से फिर से इस रॉड में जाएगा। यही होता है बेसिकली का, कि जब विद्युत धारा को भेजते हैं तो विद्युत धारा एक रॉड से होते हुए विलयन के अंदर जाएगी, फिर दूसरे रॉड में पहुंचेगी। और जो यहाँ पर जब आप तिरछा रखेंगे ना, तो एक चाप बनेगा। इसको हम लोग विद्युत चाप कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं, ARC। एक चाप बनेगा, और इसी चाप को बनाने के लिए हमने क्या किया था? रॉड को टेढ़ा रखा था। तो इसमें हम करंट भेजे, प्लेटिनम में करंट गई, प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन टूटे, विलयन में आए। लेकिन विलयन चूंकि क्या है? बर्फ से ठंडा है, तो वह आगे तो निकल नहीं पाएगा, आगे निकलना उसको दिक्कत है। तो ठंडा होने के कारण वह कण क्या होंगे? इसी विलयन में छूट जाएंगे,
और यह प्रक्रिया कई बार दोहराने पर क्या होगा कि अंदर के विलयन में प्लेटिनम के छोटे छोटे कण जमा हो जाएंगे। अगर विलयन ठंडा ना होता तो कण आसानी से गुजर जाते, लेकिन ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल है वो उसमें बीच में रुक जाएंगे और जो विलयन होगा वह प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर से समझिए, प्रक्रिया वही है। वहां पर क्या होता था, इसी में तोड़ते थे, इलेक्ट्रॉन टूटते थे, दूसरे में पहुंच जाते थे और प्रक्रिया चल जाती थी। यहाँ पर भी वैसे ही, जब हम करंट देंगे उधर से इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोल्यूशन पर आएंगे, चूंकि सोल्यूशन बर्फ के कारण ठंडा हुआ है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाएंगे, वह वहीं रुक जाएंगे और जो विलयन है वो उसके अंदर जब एक बार इलेक्ट्रॉन आ गए तो धीरे धीरे जो है कई बार यह प्रक्रिया करने पर आपका सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन हो जाएगा। अब यह प्लेटिनम का कोलाइडल सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लेटिनम के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाएंगे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। क्लियर है? जैसे ऐसे तो आप प्लेटिनम की रॉड को ऐसे तो आप कैंची से काट करके डाल नहीं सकते हैं क्योंकि तब भी आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले विद्युत धारा द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा प्लेटिनम को तोड़कर जैसे ही वो सोल्यूशन में गया उसको ठंडा करके जमा दिया ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। अगर न जमाते तो वह प्लेटिनम का कण आगे दूसरे रॉड पर पहुंच जाता। आपने क्लास 10th में मेटलर्जी पढ़ा होगा, मेटलर्जी में भी यही था। एक तरफ क्या करते थे, अशुद्ध धातु की रॉड लेते थे, इम्प्योर मेटल, और एक तरफ प्योर मेटल। एक में करंट जाता था तो उससे प्योर वाले पार्टिकल निकल करके प्योर रॉड के ऊपर जा करके जमा हो जाते थे। क्लास 10th में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं 12th में हम दोबारा आपको अभी पढ़ाएंगे, आपके कोर्स में है। तो इस मेथड में, ब्रिज आर्क मेथड में फिर से समझिए, ब्रिज आर्क मेथड में पहले तो हम लोग तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और कंडेंसेशन करते हैं, मतलब संघनन करते हैं। इन दो विधियों का प्रयोग द्वारा कोलाइडी विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, रॉड को तिरछा करके रखते हैं ताकि बीच में विद्युत चाप इलेक्ट्रिक आर्क बन सके। सीधा सीधा रखेंगे तो आर्क बनने की संभावना नहीं है। आर्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में मदद करता है क्योंकि भाई विलयन क्या है, बर्फ के कारण ठंडा है। तो हम लोग जैसे ही विलयन में इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठंडा होने के कारण वो वहीं रुक जाएंगे, जम जाएंगे और धीरे धीरे आपका विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडी विलयन में तब्दील हो जाएगा। इस मेथड को ब्रिज आर्क विधि कहते हैं। आपको हमने नोट्स में भी यह बताया हुआ है, बाकायदा उसमें लिखा होगा, डायग्राम आप यहाँ देख ही रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका वह है, जो दूसरा टॉपिक है वह है पेप्टीकरण। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, पेप्टाइजेशन। इसके द्वारा भी कोलाइडी विलयन का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पेप्टीकरण यानी कि पेप्टाइजेशन कैसे करते हैं, कोई भी अवक्षेप हो, अवक्षेप को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, और उस अवक्षेप में विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, मिला देने पर कोलाइडी विलयन बन जाता है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी विलयन बनाने का तरीका ही पेप्टीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, कल हमने उल्टा पढ़ाया था। कल हमने पढ़ाया था कि कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्ट मिल जाएगा तो अवक्षेप बन जाएगा। उल्टा तरीका स्कंदन कहलाता है, कोआगुलेशन। अभी कल के वीडियो में हमने बताया था कि कोलाइडी विलयन में जब विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो अवक्षेप बन जाता है। इस तरीके को स्कंदन, कोआगुलेशन कहते हैं। लेकिन उसी अवक्षेप में, मतलब ताजे बने अवक्षेप में जब हम लोग कोई अन्य विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो वह कोलाइडी विलयन बना लेता है।
इस प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं, मतलब कोआगुलेशन का ठीक उल्टा। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब है कि व्हेन वी सॉल्व एनी इलेक्ट्रोलाइट इन precipitate, then precipitate turn into colloidal solution. That method is known as peptidation. प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का तरीका पेप्टाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसमें जो है जिस विद्युत अपघट्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसे पेप्टीकारक कहते हैं। इंग्लिश में पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने का तरीका पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन कहलाता है। इसके अलावा जिस विद्युत अपघट्ट की मदद से हम लोग कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसे पेप्टीकारक या पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। स्कंदन के ठीक उल्टा तरीका जो है वह पेप्टीकरण होता है। तो यह दो तरीके हैं यांत्रिक विधि के, जो दोनों कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में, बोर्ड के आपसे कई बार पूछे गए हैं। इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि अभी अभी हमने बताया ना, कोलाइडी विलयन में जब विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो अवक्षेप भी बनता है, स्कंदन। तो इसी से एक नया टॉपिक शुरू होता है, उसका नाम है हार्डी-सुलजे का नियम। और ये भी चूंकि चैप्टर ही पूरा थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हार्डी-सुलजे लॉ ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और ये लॉ को पढ़ने के लिए हमको ये पुराना टॉपिक दिमाग में होना चाहिए। उल्टा कि कोलाइडी विलयन में जब विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन। अब कौन सा, जैसे विद्युत अपघट्ट हमने 3 दिया, NaCl दिया, MgCl2 दिया और AlCl3 दिया। अब इसमें बताइए कौन सा विद्युत अपघट्ट तेजी से अवक्षेप बनाएगा? ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते भाई, तीनों विद्युत अपघट्ट हैं, लेकिन तेज कौन बनाएगा अवक्षेप, कौन तेजी से प्रेसिपिटेट बनाएगा, यह बताना मुश्किल है। और इस चीज को बताने का काम हार्डी-सुलजे के नियम ने किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों में देखो, Na की वैलेंसी है +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी संयोजकता है +2 और एल्युमिनियम की संयोजकता है +3। जिसकी संयोजकता ज्यादा उसकी ताकत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने के लिए विद्युत अपघट्ट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्ट की क्षमता, पावर को बताने का काम हार्डी-सुलजे का नियम करता है। इंग्लिश में समझ लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन टर्न इनटू प्रेसिपिटेट with the help of electrolyte and the power of electrolyte depend on the हार्डी-सुलजे लॉ। यह लॉ बताता है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट का पावर ज्यादा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट तेजी से तेज प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रोलाइट लें तो नियम कहता है कि जिसकी वैलेंसी ज्यादा वह तेजी से प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाएगा। जिसकी, भाई देखिए, सोडियम की संयोजकता +1, मैग्नीशियम की +2, एल्युमिनियम की +3। तो एल्युमिनियम की संयोजकता ज़्यादा है तो यह तेजी से तेज अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आज के लिए आपका इतना ही। आप लोगों ने पूरा आज का टॉपिक पढ़ा, जिसमें कोलाइडी विलयन के निर्माण के बारे में हमने आपको बताया, कोलाइडी विलयन के निर्माण में ब्रिज आर्क विधि, पेप्टीकरण बताया और लास्ट में हार्डी-सुलजे का नियम बताया। बोर्ड एग्जाम में ये भी नियम लिखने को आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको नोट्स में हम दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही।